नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे देश की जनता से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 10,000 पेड़ लगाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि जिस जिले का प्रभार उनको दिया गया है उस जिले में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम करें। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी और निजी स्थानों पर भी पेड़ लगवाने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने कार्यालय में पेड़ लगाएं। साथ ही साथ सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाएं और जनता के सहयोग से जो है लगातार पेड़ लगाने का काम करें। जिस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार उस पर जोर शोर से काम करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अकबर नगर में 10,000 पौधे लगवाए, तो वहीं पर उन्होंने अपने गोरखनाथ मठ के अगल बगल में भी तमाम पेड़ लगाने का काम किया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी लखनऊ। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। नीट पेपर लीक मामले में चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज नीट यूजी के एक्सटेंड एग्जाम का रिजल्ट केंद्रवार और शहरवार घोषित कर दिया है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अभ्यर्थी के पहचान के लिए उजागर बिना परिणाम घोषित किया जाए, जिसके बाद अब केंद्रवार और शहरवार रिजल्ट घोषित किया गया है। एनटीए द्वारा जारी किए गए नतीजे को आप उसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इससे पहले इस परीक्षा के नतीजे 5 जून को घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे नए प्रारूप में जारी किया गया है। जारी किए परिणाम में अभी उन केंद्रों का परिणाम घोषित नहीं किया गया जहां पर पेपर लीक मामला सामने आया था। इस मामले में अभी जांच चल रही है, जिसकी वजह से उन सेंटरों के नतीजों को रोक कर रखा गया है। 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे केंद्रवार नतीजे घोषित करने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट में 2 दर्जन से अधिक आधिकारिक याचिकाएं लंबित हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। कैसे बना फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी राजू। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां विकास खंड सलोन के जस्ट सामने एक जीसान नाम का व्यक्ति जनसेवा केंद्र चलाता था और जनसेवा केंद्र में ही वहीं के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, दोनों की मिली भगत से ये पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब सामाजिक संगठन के द्वारा आवाज उठाई गई तो सलोन विधायक के द्वारा भी पूरे मामले से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। हालांकि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा शासन को संज्ञान में मामले को दिया गया और पूरे मामले को शासन के द्वारा संज्ञान में लेते ही तत्काल मामले की जांच गठित कर दी गई। हालांकि जांच गठित टीम में एटीएस को भी शामिल किया गया और एटीएस जब सलोन थाने पहुंची तो बड़ा मामला खुलकर सामने आया है। बता दें कि लगभग 28,000 गैर प्रांत के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला अभी तक सामने आया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो एटीएस की टीम है वो किस तरह से पूरे मामले पर जांच करती है और क्या मामला आगे निकल कर आएगा। लेकिन आपको भी बता दें कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के सलोन ब्लॉक के सामने का मामला है, जहां पर जीसान नाम का एक व्यक्ति सहज जनसेवा केंद्र चलाता था और ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए हैं। हालांकि सलोन पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में परत दर परत और भी मामले सामने आ रहे हैं। एटीएस के द्वारा जांच किया गया है। हालांकि गंभीरता से लेते हुए एटीएस आईजी भी सलोन थाने में पहुंचे और आरोपी ग्राम विकास अधिकारी और
जन सेवा केंद्र संचालक जीचान से उन्होंने पूछताछ किया। इस दौरान आईजी जोन लखनऊ भी सलोन घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले का मुआयना किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मामला सलोन तक सिमट कर रह जाता है या आगे भी ऐसे अंजाम दिए गए हैं इन लोगों के द्वारा, ये तो घटना की जांच होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन पूरे मामले में जब भी मोड़ आ रहे हैं, कहीं न कहीं सलोन के लोगों में ऐसा भय पैदा हो गया है कि बताया जा रहा है कि जो गैर प्रांत के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं, ऐसे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो आतंकी घुसपैठ की एक बड़ी साजिश थी वो समय रहते ही खुल गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक मोड़ और सामने आया है, जब ग्राम विकास अधिकारी अपने आप को फंसता देखे तो उनके द्वारा पूरे मामले को लेकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र सलोन थाने में दिया गया। लेकिन सलोन थाने में मात्र जो आरोपी संचालक है उसका 151 में सलोन पुलिस के द्वारा चालान करके उसको इस्त्री कर दिया गया। तो ऐसे बड़े मामलों में देखा गया है कि जो देश की सुरक्षा जैसे मामले हैं उसमें सलोन पुलिस का भी रोल कहीं ना कहीं संदिग्ध सामने आ रहा है। लेकिन अब पूरे मामले को जब एटीएस ने अपने हैंड में लेकर जांच कर रही है तो देखने वाली बात होगी कि मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि तय तक पहुंचने के लिए ही एटीएस की टीम गठित की गई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संभल में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कुछ आसपास के ग्रामीण के लोग प्रदर्शन करने लगे, धरने पर बैठ गए। लेकिन क्यों, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश। संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के गांव कैथल में यहाँ पे पौधारोपण का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे कमिश्नर और डीएम आए हुए थे। यहाँ पे गांव के लोगों की समस्या है, उन्होंने जो धरने पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, उनकी मांगे की गई है। उनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं करी जाएगी तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम लोगों से बात करेंगे क्या क्या उनकी समस्या है। उनका कहना है कि गाँव में 36 घंटे 24 घंटे के अंदर बिजली नहीं आती है, क्योंकि इनके किसानी का प्रोग्राम जो धान है और जो फसलें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। पानी की समस्या है, पानी कहाँ से दें, क्योंकि गर्मी का मौसम जिस तरह खेती किसानी के लिए पानी चाहिए तो पानी की समस्या सबसे बड़ी होती है। किसान इसलिए परेशान है, किसानों को दर्द देख रहा है, उनकी आंखों में कह रहा है कि हम योगी जी से मिले थे, हर अधिकारी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो बिजली विभाग के कर्मचारी वो कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, धमकाते हैं और ये भी कह रहे हैं। अब देखना होगा इसमें जो कमिश्नर आए हैं ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन प्रसन्न साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो वहीं मोतिहारी के एक स्कूल में ग्रामीणों ने कई समस्याओं को लेकर जोरदार हंगामा कर दिया। लेकिन क्या है वो समस्या, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। हर कदम उठा रही है बिहार सरकार द्वारा शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए हर कदम उठा रही है। वहीं आपको बता दें कि हर स्कूल में मिड डे मील के लिए हर व्यवस्था किया गया है। लेकिन एक ताजा मामला मोतिहारी के रक्सौल का मामला है। उसी विद्यालय में कुछ दिनों से बच्चे के खाना में कीड़ा निकल रहा है। बच्चे अपने गार्जियन के जाकर पढ़ने के बाद गार्जियन ने प्रधानाध्यापक को भी बताया, प्रधानाध्यापक सुनने को उदार नहीं। उसके बाद वरीय पदाधिकारी को भी किया गया, लेकिन वरीय पदाधिकारी सुनने से इनकार किया गया। तब जाकर मामला आगे पटना को पहुंचाया गया। पटना में जाने के बाद पटना में जब कागज पहुंचा तब पटना के अधिकारी रक्सौल पहुंचने के बाद जांच में जुटी। जांच के बाद डीओ साहिबा स्कूल में पहुंचे और बच्चे द्वारा जानकारी ली। बच्चे कैसे बोल रहे हैं आप खुद विजुअल में देख रहे हैं, कैसे बच्चे बता रहे हैं। डीओ साहिबा का ये कहना है कि मुझे सूचना नहीं मिला था, लेकिन ग्रामीण का कहना है कि डीओ साहिबा को मैंने कितने बार बताया, लेकिन डीओ साहिबा का मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं जाकर जाँच करूँ। जब पटना की टीम आकर जाँच कर रही है, उन्होंने बताया कि बच्चे का कहना है कि कुछ दिनों से कीड़ा मिल रहा है, लेकिन अब जांच में सही पाया गया है। आगे कार्रवाई करने के लिए मैं लिखित आवेदन पटना को दूंगा। अब वहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है अब देखने की बात है। मोतिहारी से कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं दरभंगा में मुकेश साहनी के पिता के हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और गिरफ्तारी की है, 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नेहा। दरभंगा
दरभंगा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मुख्य आरोपी के निशानदेह पर 3 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है एसएसपी द्वारा कि जिस तरह से इस मामले में विशेष टीम की गठन की गई थी और छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिसमें बता दें कि काजिम अंसारी के निशानदेह पर 3 और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जहां पर घटनास्थल था उसी के बगल से ही इनके गांव से गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि यह घटना 15 जुलाई 2024 को है, जो वीआईपी सुप्रीमो जो मुकेश साहनी है उनके पिता जीतन साहनी की हत्या कर दी गई थी। धारदार हथियार से हत्या की गई थी। इस मामले को लेकर बिहार के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी विरोध हुआ था और जिस तरह से महागठबंधन सहित विपक्ष के लोगों ने सरकार पर निशाना साधते हुए अपराध की बढ़ती घटनाओं पर आरोप लगाया गया था। इसमें भोजपुर सहित बिहार के सभी हिस्सों में इस विरोध प्रदर्शन किया गया था। जहां एक और दरभंगा की बात करें तो एसएसपी द्वारा जानकारी दी गई है कि इस घटना में जो मुख्य आरोपी थे पहले, उनके निशानदेह पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो जमीन के कुछ कागजात भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जो दारू के जो कुछ पुर्जी है वो बरामद किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही जो प्लास्टिक होता है उसको जांच के लिए भेजा गया है और इसमें कहीं ना कहीं सूद पे पैसा की बात आ रही है। इसे और गहराई से जांच करने की बात हो रही है। वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश साहनी, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी 15 जुलाई 2024 को। सुबह धारदार हथियार से वो अपने पैतृक गांव में ही थे और इस हत्या के बाद राजनीति भी काफ़ी गर्म हो गई थी, जिसे लेकर अब वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है कि जो मुख्य आरोपी थे उनके निशानदेह पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही और इसमें जो भी शामिल है उनको गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। मैं नेहा गुप्ता। तो वहीं बिजनौर में भीषण मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि इस मारपीट में लाठी डंडे तक बकायदा चले। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर। बिजनौर के मंडावर इलाके की एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो के अंदर कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें न सिर्फ मारपीट हो रही है बल्कि लाठी डंडे भी जमकर चल रहे हैं। 52 सेकंड की वीडियो के अंदर देखा जा रहा है कि कई लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, साथ ही 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र की है, जहां एक मजार के ऊपर मेला लगा हुआ था। मेले में काफी लोगों की भीड़ मौजूद थी, जहां पर एक युवती से किसी बात को लेकर कुछ विवाद हो गया। जब उसका भाई वहां पर पहुंचा, उसने कुछ बात करनी चाहिए तो दूसरे पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट इतनी भयंकर हुई कि पूरे बाजार के अंदर हड़कंप मच गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइस। तो वहीं बलिया में राजस्व टीम के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे, लाठी डंडे पत्थरबाजी तक होने लगी। और पूरा मामला क्या है बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है। मैं जहां आपको बता दूं कि जहां पर पैमाइश के लिए टीम पहुंची हुई थी सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्की मोहल्ला में, जहां पर सड़क और नाले की पैमाइश होनी थी और उसको लेकर के जो 2 पक्ष है आपस में भिड़ गए और यहाँ तक कि मारपीट, ईंट पत्थर, लाठी डंडे और यहाँ तक कि कुर्सियाँ भी चलनी शुरू हो गई और वहीं पर राजस्व टीम भी मौजूद थी। इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो जो पुलिस है उसका कहना है कि यहाँ पे जो पैमाइश के लिए जो है वहाँ पे जो टीम पहुँची हुई थी, राजस्व टीम पहुँची हुई थी, तो वहाँ पे 2 पक्षों जो है आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू कर दिए। लेकिन जो पीड़ित है उसके तरफ तहरीर मिली हुई है, जिसमें 5 लोगों के ऊपर जो है नामजद जो है उनके ऊपर रिपोर्ट मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मैं आपको बता दूं यह पूरा मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला का है और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पैमाइश टीम वहाँ पर मौजूद थी उसी के सामने जो है दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इस तरह से भिड़े कि लाठी डंडे, ईंट पत्थर और यहाँ तक की कुर्सियाँ भी चलनी शुरू हो गई, जिसकी पुलिस अभी जो है रिपोर्ट जो है पीड़ित की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पूरे मामले की छानबीन कर रही है और गिरफ्तारी की दबिश दे रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वाइस के लिए बलिया से। उत्तराखंड में कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक चल रही थी उसका दौर, समीक्षा बैठक का दौर अब खत्म हो चुका है
और क्या कुछ हुआ इस समीक्षा बैठक में, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। कांग्रेस में 3 दिन तक चली समीक्षा बैठकों का दौर समाप्त हो चुका है। प्रदेश के नेताओं की तरफ से जो सुझाव दिए गए, जो शिकायत दी गई, उसकी रिपोर्ट पर्यवेक्षक केएल पूनिया पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे। देहरादून से दिल्ली जाने के दौरान वो अपनी इस रिपोर्ट को कंपेयर करेंगे और फिर पार्टी हाईकमान के सामने इस रिपोर्ट को रखने का काम किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संसाधनों की कमी और संगठन के कमजोर होने की बात जरूर पर्यवेक्षक के सामने यहाँ पर रखी है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना मजबूत संगठन और संसाधनों का उपयोग यहाँ पर किया था, 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी, उसी प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए जरूर है कि पार्टी की तरफ से कड़े निर्देश यहाँ पर उठाए जा सके, जरूरी कदम यहाँ पर उठाए जा सके। सीधे तौर पर कहा गया कि कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुनना जरूरी है और बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में आना जरूरी है, ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला बना रह सके। ये कहा जा सकता है कि 3 दिन की बैठकों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी समीक्षाओं में हर उस चीज को यहाँ पर बताने का काम पर्यवेक्षक के सामने किया है जो अब तक वो दूसरे पार्टी के नेताओं सामने नहीं किया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में कांग्रेस अपनी कमियों को दूर करेगी और मजबूत विपक्ष के तौर पर एक बार फिर उभरकर सामने आएगी। के साथ अभय केंतुरा, मीडिया वाइस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर इलाके में लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन क्यों तख्ती लेकर हाथों में प्रदर्शन किया, बता रहे हमारे सहयोगी अमान खान। और अबरार नगर जैसी कॉलोनियों पे जो एलडीए की कार्रवाई होना थी, जहां पे जो अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चलना था, उस कार्रवाई को मुख्यमंत्री के रोकने के बाद अब अकबर नगर की जनता भी जाग चुकी है। अकबर नगर वासी जो लगातार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से पंत नगर और अबरार नगर के मकान वापस किए गए, इसी तरह से हमारा भी मकान वापस किया जाए, हमारा रोजगार वापस किया जाए, हमको भी न्याय दिया जाए, जिसको लेकर लगातार जो अकबर नगर वासी हैं, जिनको कहीं ना कहीं दोबग्गा स्थित जो एलडीए कॉलोनी है जहां पर उनको बसाया गया था, वहां पे बड़ी संख्या में जो अकबर नगर निवासी हैं उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने साथ न्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पंत नगर के मामले में मुख्यमंत्री का सीना पसीज गया था और उनके साथ इंसाफ हुआ था, क्या अकबर नगर वासियों के साथ भी मुख्यमंत्री इंसाफ करते हैं? अब देखने वाली बात होगी। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइस। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की टेंशन को अब बढ़ा दिया है। लेकिन क्यों, पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी समेत 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बजाय रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुभता बयान देकर राहुल और अखिलेश के बीच और भी दरार बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल दिखाया था, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा में होने वाले चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यह वजह रही कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस सफलता से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जोश भी हाई रहा है। लेकिन तो पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद समय से पहले अब उनकी रिहाई होगी। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आसिफ। नैनी जेल में बंद बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया का रिहाई का आदेश यूपी सरकार ने जारी कर दिया है। यह आदेश पूर्व विधायक के अच्छे आचरण के चलते दिया गया है। फिलहाल कोई अन्य मामला नहीं होने पर जल्द ही पूर्व विधायक उदयभान करवरिया जेल से बाहर होंगे। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व प्रयागराज में बीजेपी के पूर्व विधायक
उदयभान करवरिया ने AK-47 चलाकर सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड मामले में सुनवाई चली और 2019 में प्रयागराज की कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पूर्व विधायक उदयभान करवरिया समेत अन्य आरोपी अपनी सजा नैनी जेल में काट रहे हैं, लेकिन इधर बीच योगी सरकार ने बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई का आदेश दे दिया है। उदयभान करवरिया के अच्छे आचरण के चलते ही उनकी कुछ सजा माफ कर दी गई और वह समय से पहले ही रिहा हो जाएंगे। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज जिला कोर्ट में तीनों मामले पर सुनवाई हुई है और क्या कुछ हुआ है इस सुनवाई में बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। आज ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी थी। 3 मामलों को लेकर जिला कोर्ट में आज वाराणसी सुनवाई थी। बचे हुए खानों के सर्वे कराई जा रही थी, कराए जाने को लेकर के, और ज्ञानवापी के छत के मरम्मत किए जाने को लेकर के आज सुनवाई होनी थी। उसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों द्वारा आपत्ति दाखिल करना था, मगर जिला सत्र वाराणसी में आज जो है मामले की सुनवाई हुई और फिर पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रिम डेट आगे 3 अगस्त को दे दी गई है। फिर अगले 3 अगस्त को जो है जिला सत्र वाराणसी में जिला जज के कोर्ट में ज्ञानवापी की फिर पुनः जो है सुनवाई होगी। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं ग्राउंड जीरो से। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।